एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज, तुम्हारा एजुकेशनल भैया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर। मतलब हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं तो। आखिर इस स्टोरी का नाम ऐसा क्यों है, ये हमें स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा। हालांकि ये स्टोरी काफी डरावनी और काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला। वैसे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर इसे लिखा गया है ग्रैडेंट कुक और एलन ईस्ट के द्वारा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वैसे इस स्टोरी में 6 मेन कैरेक्टर्स हैं और 7वां कैरेक्टर मैं हूँ जो तुम्हें पूरा स्टोरी अच्छे से समझाएगा। लेकिन मेरे बारे में तुम्हें एग्जाम में लिखने नहीं आएगा, इसलिए बाकी के 6 कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। मैं हूँ इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर, तुम्हारा नरेटर, और मैं 37 साल का हूँ। मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ और साथ ही साथ मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और आगे के चैप्टर में मैं एक सी जर्नी पे निकलूंगा अपने फैमिली के साथ, और उस जर्नी में 2 क्रूमेट भी होंगे जो मेरे बोट को संभालेंगे, जिनका नाम है अमेरिकन लैरी विज़गिल और दूसरा का नाम है हर्ब साइगलर। हेलो, मेरा नाम है मैरी और मैं नरेटर की वाइफ हूँ। हेलो, मैं हूँ नरेटर की 7 साल की छोटी बेटी सुजैन। हेलो, मैं हूँ नरेटर का 6 साल का छोटा बेटा जोनाथन, एंड मुझे वो जोई कहकर भी बुलाते हैं। तो ये कहानी है 1976 की। मैं, मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन, मेरी बेटी सुजैन, हम सब एक सी जर्नी पे निकले थे प्लाईमुथ इंग्लैंड से। नरेटर और उनकी पूरी फैमिली डुप्लीकेट करना चाहते थे कैप्टन जेम्स कुक के सी जर्नी को, जो जेम्स कुक ने पिछले 200 साल पहले ही कर रखा था। इसलिए नरेटर और उनकी पूरी फैमिली ब्रिटिश वाटर्स में पिछले 16 साल से अपने सी फेयरिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये सी फेयरिंग स्किल्स होता क्या है? तो सी फेयरिंग स्किल्स होता है बोट चलाने के स्किल्स को इम्प्रूव करना। जैसे कि कभी अगर ओशन में खो जाओ तो नेविगेट करके लैंड ढूंढना, या फिर बोट के एंकर को लगाना, वेदर प्रेडिक्ट करना, कंपास चलाने जानना, वगैरह वगैरह। हमारे बोट का नाम वेव वॉकर था और ये 23 मीटर लंबा और 30 टन भारी एक वुडन ब्यूटी था। हमारा बोट बहुत ही खूबसूरत था और हमने इस बोट को वर्ल्ड के रफेस्ट वेदर में भी चेक किया था और इस बोट में एक खरोच तक नहीं आया था। मतलब कि हमारा बोट बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिल्ड था और ये बोट बुरे से बुरे वेदर में भी टिक सकता था। अब देखो, इनके जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट था ना, वो पूरे 3 साल का था और इन 3 सालों में वो 1,05,000 किलोमीटर चलते हैं। एंड ये जो फर्स्ट पार्ट था ये बिल्कुल स्मूथली जाता है। इस जर्नी में वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन जाते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें 2 क्रूमेट को हायर करना पड़ता है जो आगे की जर्नी में इनकी हेल्प करते हैं। एक था लैरी विज़गिल और दूसरा था स्विस हर्ब साइगलर। आई नो थोड़े से नाम अजीब है, लेकिन याद कर लेना, एग्जाम्स में आते हैं। आंसर राइटिंग में लिखने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब बात आती है कि इन्हें हायर क्यों करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जिसमें ये 1,05,000 किलोमीटर चलते हैं उसमें तो इन्हें किसी भी क्रूमेट की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इसका आंसर है कि इनका जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें उन्हें इंडियन ओशियन की तरफ से जाना था। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, इंडियन ओशियन से गुजरना किसी बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशियन वर्ल्ड रफेस्ट सी के नाम से जानी जाती है। चलो अब ऑथर की जर्नी को देखते हैं। जैसे ही हम केप टाउन से इंडियन ओशियन की तरफ निकलते हैं, हमें सेकंड डे से ही स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब कि स्ट्रॉन्ग विंड्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि मुझे गेल से कोई डर नहीं था, मुझे स्ट्रॉन्ग विंड से कोई डर नहीं था, मुझे डर था वेव से। जो ओशियन की वेव्स थी ना, वो बहुत बड़ी बड़ी थी। कुछ वेव्स तो 15 मीटर बड़ी बड़ी थी, जो कि हमारे बोट के मेन मास्ट से भी ज्यादा बड़ा था। अब बात आती है कि मेन मास्ट क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। मेन मास्ट का मतलब बोट के अंदर जो सबसे बड़ा वाला झंडा होता है ना, उसे मेन मास्ट कहते हैं। तुमने देखा होगा ना, बोट के सबसे आगे एक बड़ा सा झंडा लगा रहता है, उसी को मेन मास्ट बोलते हैं। अब आता है 25 दिसंबर। हम केप टाउन से करीब 3500 किलोमीटर दूर आ चुके थे। हालांकि हमारे बोट में एक क्रिसमस ट्री था, जिसकी वजह से हमारा क्रिसमस बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता है। हम 25 दिसंबर को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो मौसम था वो बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और 1 जनवरी आ जाता है, मतलब कि न्यू ईयर आ जाता है, लेकिन फिर भी मौसम में कोई भी सुधार नहीं था। अब आता है 2 जनवरी का टाइम। जो वेव्स थे, जो ओशियन के वेव्स थे, वो बहुत बड़े बड़े थे। इसलिए जो नरेटर होते हैं वो बोट के झंडे को गिरा देते हैं। बस नरेटर ने एक छोटा सा झंडा लगा कर रखा था, जिसे हम जिब बोलते हैं, JIB। तुम लोग सोच रहे होगे कि उन्होंने बड़े वाले झंडे को क्यों गिराया, क्योंकि बोट में झंडे का पर्पस यही होता है कि वो बोट को स्पीड से ले जाता है। लेकिन क्योंकि वेव्स ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी थी और उनकी जो बोट थी ना, वो 8 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से चल रही थी। मतलब ऑलरेडी उनका जो बोट था वो बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रहा था। तो इसलिए स्पीड को थोड़ा सा कम करने के लिए उन्होंने बड़े वाले झंडे को गिरा दिया था, क्योंकि अगर बोट बहुत ज्यादा तेजी से चलेगी तो बोट के डूबने का चांस भी बढ़ जाता है। हालांकि बड़े वाले झंडे को गिराने के बाद भी बोट का स्पीड कम नहीं होता है, इसलिए उन्हें
हमें जिब को भी गिराना पड़ता है, मतलब छोटे वाले झंडे को भी गिराना पड़ता है। फिर नरेटर देखते हैं कि जो वेव्स की साइज है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है और बहुत ही तेजी से बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है। इसलिए नरेटर ने बोट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसे हम स्टर्न बोलते हैं उसमें बड़े बड़े रस्सियों को बांध देते हैं और एक राफ्ट को भी निकाल लेते हैं। राफ्ट समझते हो, एक छोटा सा गुब्बारे जैसा बोट होता है, उसे हम राफ्ट बोलते हैं, जो कि इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है अगर बड़ी बोट या बड़ी शिप डूब गई तो। इसके बाद ऑथर और उनकी पूरी फैमिली लाइफ जैकेट पहनकर बैठ जाते हैं ताकि इन केस अगर उनका बोट डूब जाता है तो कम से कम वो तो फ्लोट करते रहे और फिर इमरजेंसी वाले राफ्ट पे बैठकर निकल पाए। लेकिन फिर उसी शाम 6 बजे एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है, ओमिनियस साइलेंस छा जाता है। ये शांति कुछ ऐसे थी जैसे मानो कि तूफान से जस्ट पहले वाली शांति हो। विंड एकदम से बहना बंद कर देता है, पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है, मतलब कि सामने में ब्लैक क्लाउड्स छा जाते हैं। लेकिन फिर एकदम से डर का माहौल आ जाता है, हम सब बहुत डर जाते हैं। वो हमारे लिए एक हॉरर था क्योंकि हमें रियलाइज होता है कि जिसे हम ब्लैक क्लाउड समझ रहे थे ना, वो कोई ब्लैक क्लाउड नहीं था, वो एक वेव था जो कि इतना बड़ा था मानो लग रहा हो कि वो आसमान तक जा रहा है। इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने पहले कभी भी उतना बड़ा वेव नहीं देखा था। कुछ पल बाद वो वेव हमें हिट करता है और जैसे ही ऐसा होता है मेरा सर व्हील पे टकराता है और मैं सीधा ओशियन में जाकर गिर जाता हूँ। इस मोमेंट पे मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मैं मरने वाला हूँ और धीरे धीरे मैं अनकॉन्शियस होने लगता हूँ, मतलब कि बेहोश होने लगता हूँ। लेकिन फिर कुछ ही पल बाद मेरा जो सर होता है वो पानी से बाहर निकल जाता है क्योंकि मैंने लाइफ जैकेट पहन रखा था और मैंने अपने आप को एक रस्सी के जरिए अपने बोट से भी तो अटैच करके रखा था, जिस वजह से मैं डूब कर नहीं मरता हूँ। और कुछ पल बाद ही मेरा जो सर होता है वो पानी से बाहर आ जाता है। मैं देखता हूँ कि मेरा जो बोट है ना वो कुछ ही दूर पर ऑलमोस्ट डूबने के कगार पे है। लेकिन फिर दूसरी तरफ से वेव आता है जिसकी वजह से मेरा जो बोट होता है वो डूबते डूबते बच जाता है और सीधा हो जाता है। मैं जैसे तैसे करके अपनी बोट तक पहुंचता हूँ। हालांकि वेव्स इतनी बड़ी बड़ी थी कि वेव्स मुझे बिल्कुल किसी कॉइन की तरह बार बार फ्लिप कर रही थी, जिस कारण से मेरा जो रिबकेज था वो ऑलमोस्ट टूट चुका था, मेरे पूरे मुंह में ब्लड भरा हुआ था और मेरे कुछ दांत भी टूट चुके थे। हालांकि मैं किसी तरह से बहुत मेहनत करके अपने बोट के व्हील के पास पहुंचता हूँ, जिससे मैं अपने बोट के स्टर्न को, मतलब पीछे वाले हिस्से को सीधा करता हूँ ताकि अगली वेव आने पर मेरा बोट फिर से ना पलट जाए। मुझे अपने बोट के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहे थे। हालांकि उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं बोट के मेन व्हील को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता था। हालांकि तभी हैच खुलता है और मेरी बीबी दौड़ते हुए सामने वाले दरवाजे से आती है और चिल्लाकर कहती है कि जल्दी सुनिए, बोट का जो डेक है ना वो पूरा टूट चुका है और अब हम डूब रहे हैं। ये देखते ही मैं अपनी वाइफ को व्हील संभालने बोलता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि लैरी और हर्ब दोनों पागलों की तरह पानी बोट से बाहर फेंक रहे थे, बकेट में पानी भर रहे थे और जल्दी जल्दी बाहर फेंक रहे थे। और तभी मेरी नजर बोट के लकड़ियों पे जाती है। हमारा वेव वाकर बोट का जो लकड़ी था ना वो टिम्बर का बना हुआ था, फिर भी जो पिछला वेव हिट किया था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने हमारे बोट के टिम्बर को तोड़ दिया था। हाँ, लिटरली हमारे बोट के कई जगह पे जो टिम्बर के पार्ट्स थे वो टूट चुके थे, इसलिए जो पानी था वो बहुत जल्दी से अंदर आ रहा था और इसलिए बोट के अंदर जितनी भी हल्की फुल्की सामान थी ना वो तैरने लग जा रही थी, जैसे कि कपड़े, चार्ट्स, टिन, टॉयज और भी बहुत सारी चीजें। बोट की ऐसी हालात देखकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चों को ढूंढने जाता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनको सुरक्षित देखना चाहता था। उसके बाद मैं उनके केबिन के पास पहुंचकर पूछता हूँ कि बच्चों क्या तुम ठीक हो? तभी सुजैन की ऊपर से आवाज आती है, हाँ पापा हम ठीक है, बस छोटा सा बम्प आ गया है सर पे। देखो एक्चुअली में वो जो बम्प था ना वो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन नरेटर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस पे ध्यान दे पाए, इसलिए नरेटर जल्दी से पहले हैमर, स्क्रू और कैनवस ढूंढते हैं और फिर जल्दी से स्टारबोर्ड के साइड जाते हैं ताकि वो उसे ठीक कर सके। किसी तरह से वो वाटरप्रूफ कैनवस की मदद से काफी सारा पानी अंदर आने से रोक देते हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि ऑलरेडी अभी बोट के अंदर बहुत सारा पानी आ चुका था। तो ऑब्वियसली उन पानी को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा और वो पानी इतना सारा था कि तुम बाल्टी बाल्टी करके भी निकालने जाओगे ना तो काफी वक्त लग जाएगा। इसलिए नरेटर वाटर पंप को ऑन करते हैं जिससे बोट के अंदर का सारा पानी बाहर निकलने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो वाटर पंप ब्लॉक हो जाता है क्योंकि बोट के अंदर जो पानी था ना उसमें सिर्फ पानी नहीं था, बहुत सारे कचड़े फैले हुए थे जैसे कि टॉयज, क्लोथ्स वगैरह जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। तो उस कारण से जो वाटर पंप होता है वो ब्लॉक हो जाता है और क्या इतना कम था कि थोड़ी ही देर में उस वाटर पंप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस कारण से बोट के अंदर का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था।
तो अब ऑथर क्या करेंगे, चलो देखते हैं। लेकिन एक अच्छी बात थी कि मेरे चार्ट रूम फ्लोर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप था जिसे मैं लेकर आता हूँ। और भी अच्छी बात ये थी कि वो इलेक्ट्रिक पंप बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। जैसे ही मैं उसे पावर से कनेक्ट करता हूँ वो जल्दी जल्दी पानी को बाहर फेंकने लगता है। इसके बाद हम थोड़ा सा संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हम लोग तुरंत में तो डूबकर नहीं मरने वाले, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम तो है। और इस रात बहुत ज्यादा ठंडी थी और इस ठंडी में हम बार बार रेडियो से ट्राई कर रहे थे कि हमारा किसी से कांटेक्ट हो जाए। बेसिकली हम मेडे कॉल्स भेज रहे थे लेकिन हमें एक भी मेडे कॉल्स का रिप्लाई नहीं आता है। देखो, मेडे कॉल्स का यूज होता है दूसरे शिप से कांटेक्ट करने के लिए जो कि आसपास में होती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर रेंज होता है कि जो भी शिप 500 किलोमीटर के अंदर है ना, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि नरेटर और उनकी पूरी फैमिली सी के सबसे रिमोट कॉर्नर में थे, इसलिए वो ज्यादा सरप्राइज नहीं होते हैं जब उनको मेडे कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। मतलब उनके आसपास कोई भी शिप नहीं थी जो उन्हें रिस्पॉन्ड कर पाती। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी सुजैन का आईज बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुका होता है और उसके आर्म्स में डीप कट भी होता है। इसलिए मैं तुरंत सुजैन से पूछता हूँ कि सुजैन, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? पापा, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, ऊपर से आप हम सबको बचाने के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं, उस मोमेंट पे मैं अपनी परेशानी आपको कैसे बता सकती हूँ। अब आता है 3 जनवरी। वाटर पंप्स के वजह से बोट के अंदर पानी कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी इतने भी कंट्रोल में नहीं था कि नरेटर और उनकी पूरी फैमिली आराम कर पाए। नरेटर और उनकी पूरी फैमिली 2-2 घंटे का रोटेशन ले रहे थे और सभी पानी बाहर फेंकने में लगे हुए थे। मतलब 2 घंटा नरेटर पानी बाहर फेंकते थे, फिर उनकी वाइफ आती थी, वो पानी बाहर फेंकती थी और साथ ही में जो 2 क्रूमेट थे वो भी पानी बाहर फेंकने में लगे हुए थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद नरेटर का वाटर लाइन पे ध्यान जाता है और पता चलता है कि वहाँ पे थोड़ी सी लीकेज है, जिसके कारण बोट का जो मेन फ्रेम है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मतलब सिर्फ कुछ लकड़ी के टुकड़े के कारण जो पूरा स्टारबोर्ड है ना, वो सुरक्षित था। अगर वो कपबोर्ड पार्टीशन टूट जाता तो पूरा का पूरा पानी बोट के अंदर आ जाता, और अगर ऐसा होता तो नरेटर की पूरे फैमिली का बचना नामुमकिन था। वेव को हिट किए ऑलरेडी 15 घंटे हो चुके थे एंड हम सब बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि हमें डर था कि हमारे बोट का जो कपबोर्ड है वो कभी भी टूट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हम तो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हम समुद्र के बीच में हैं और हमारा लाइफ जैकेट और छोटा सा राफ्ट हमें नहीं बचा पाएगा। हम नदी में थोड़ी है कि राफ्ट की मदद से इधर से उधर पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं जल्दी से चार्ट निकालता हूं और कैलकुलेट करता हूं कि सबसे पास वाला आइलैंड कहां पर है। मैं नेविगेट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे चार्ट में एक आइलैंड दिखता है जो करीब 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ था। नरेटर जिस तरफ जाना चाह रहे थे वहाँ पे 2 आइलैंड था, जिनमें से एक का नाम था एम्स्टर्डम और वो बेस था एक फ्रेंच साइंटिस्ट का। अब एक चीज जो मैं अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वापस कैरेक्टर में आने दो। वो बात ये है कि हम बहुत बड़े वास्ट ओशियन में थे और इतने बड़े ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, वो भी सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पर। इवन कि हमारे बोट का जो ऑक्सिलरी इंजन था वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था उस वेव की वजह से। अब आता है 4 जनवरी। नरेटर और उनकी पूरी फैमिली पिछले 36 घंटा से कंटिन्यूअसली पानी को बाहर निकाल रही थी, जिसके कारण अब बोट में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स ही पानी नीचे बचे हुए थे और बाकी जो वाटर पंप था वो तो लगा ही हुआ था पानी को बाहर फेंकने में। लेकिन फिर भी नरेटर को ध्यान रखना था कि फिर से ज्यादा पानी अंदर ना आए, इसलिए नरेटर बोट के अंदर सेल को नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उसके वजह से उनका जो बोट है ना वो काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता, और अगर इतने तेजी से बोट आगे बढ़ेगा तो बोट के डैमेज होने का चांसेस है, क्योंकि अगर वो इतने तेजी से चलेंगे तो जो पानी का प्रेशर है ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वो बोट के अंदर सेल को दोबारा नहीं लगाने का फैसला लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो धीरे धीरे ही जाएंगे लेकिन सेफली जाएंगे। हमने बस छोटा सा जिब लगाया था और पास के आइलैंड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। बच्चों, ये देखो मुझे सिप में क्या मिला, क्रैकर बिस्किट और कॉर्न्ड बीफ। फाइनली 2 दिन बाद आज हम खाना खा पाएंगे, क्योंकि सेम डे 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं और जो विंड्स होती है ना वो 40 नॉट्स के स्पीड से ब्लो करने लगती है। मतलब बेसिकली बहुत तेजी से विंड ब्लो करने लगती है। लेकिन विंड कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था वेव्स, क्योंकि वो वेव्स इतने बड़े बड़े थे कि वो दोबारा से उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। और 5 जनवरी आते आते वो जो सिचुएशन होता है, वो जो मौसम होता है, वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ये देखकर जो नरेटर होते हैं वो अपने बच्चों के पास चले जाते हैं और तभी जोनाथन उनसे पूछता है कि पापा, वो मैं पूछना चाहता था कि क्या आज हम लोग मरने वाले हैं? अरे नहीं बेटे, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। वैसे मैं एक चीज बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है।
We aren't afraid to die if we all are together. अगर हम सब साथ हैं तो मुझे मौत से डर नहीं लगता पापा। ये सुनकर नरेटर की जो डिटर्मिनेशन होती है ना, वो और भी बढ़ जाती है उस आइलैंड को ढूंढने के लिए। और फिर वो स्टारबोर्ड के पास चले जाते हैं, इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नाइलॉन रोप और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन लेकर, ताकि वो स्टारबोर्ड को ठीक कर सके। बाकी तुमने स्क्रीन में देख ही लिया होगा कि ये दोनों चीज क्या होते हैं। फिर उस दिन का पूरा शाम मैं और मेरी वाइफ दोनों हाथ पकड़कर बैठे रहते हैं एंड जैसे जैसे वेव्स हमारे बोट के स्टारबोर्ड पर टकरा रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ते चली जा रही थी। हमें बार बार लग रहा था कि कहीं स्टारबोर्ड टूट तो नहीं जाएगा और हम डूब तो नहीं जाएंगे। फिर अगली सुबह मैं विंड को कैलकुलेट करता हूँ, तभी मुझे रियलाइज होता है कि हम 1.5 लाख किलोमीटर बड़े ओशियन में एक छोटा सा 65 किलोमीटर बड़ा आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। इस मोमेंट पे मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा था कि तभी मेरी बेटी सुजैन भी हमें ज्वाइन करती है। तभी मैं रियलाइज करता हूँ कि सुजैन का पूरा हेड स्वेल कर चुका था और उसके जो आईज थे वो बहुत ज्यादा ब्लैक एंड हो चुके थे। पापा ये लीजिए, ये एक हैंडमेड कार्ड है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। जब मैं उस कार्ड को खोलता हूँ तो देखता हूँ कि उसमें मेरा और मेरी वाइफ का फोटो बना हुआ था और वहाँ नीचे में लिखा हुआ था कि हाउ फनी दिस पीपल आर। मतलब कि उसके पापा, नरेटर और उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा फनी है और जो सुई है वो उनके वजह से बहुत ही ज्यादा हंसती है। और उस कार्ड के अंदर एक हिडन मैसेज था कि वो दोनों ही पापा और मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। सुई ने उस कार्ड को अपने मम्मी पापा को बस थैंक्स बोलने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए दिया था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो नरेटर की बेटी सुजैन है ना, वो अपने पापा मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इतने डिफिकल्ट टाइम्स में भी वो अपने पापा मम्मी के साथ खड़ी है। इसके बाद मैं फिर से अपने कैलकुलेशन को मल्टीपल टाइम्स रीचेक करता हूँ उस आइलैंड को ढूंढने के लिए। हालांकि मैं तुम सबको एक बात बताना भूल ही गया कि मेरा जो कंपास था ना, वो ऑलरेडी खो चुका था। हालांकि मेरे पास एक स्पेयर कंपास था, लेकिन उसकी जो रीडिंग्स थी ना, वो 100% एक्यूरेट नहीं थी। उसमें थोड़े बहुत वेरिएशन आ चुके थे। बेसिकली वो कंपास एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा लास्ट होप वो कंपास ही था। हम वेस्टर्नली करेंट्स को फॉलो करके जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। अप्रॉक्स 2 बजे दोपहर को मैं लैरी के पास जाता हूं और बोलता हूं कि बोट को 185 डिग्री में टर्न कर दो और उससे ये भी कहता हूं कि अगर हम लकी हुए ना तो हम 5 बजे तक उस आइलैंड के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा सैड होकर अपने बंक बेड के पास चला जाता हूं सोने के लिए और फिर इसके बाद मेरी नींद खुलती है शाम को 6 बजे और मैं चारों तरफ आइलैंड को ढूंढने लगता हूँ। लेकिन मुझे रियलाइज होता है कि वहां कोई भी आइलैंड नहीं है। मैं और भी ज्यादा सैड हो जाता हूँ। मुझे ये लगने लगता है कि शायद मैंने उन आइलैंड्स को पीछे ही छोड़ दिया है। तभी मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आते हैं, जोनाथन और सुजैन। मैं प्यार से जोई और सुई भी बोलता हूँ और वो आकर कहते हैं कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? हाँ जोई, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम कर सकते हो, पर क्यों करना है तुम्हें? क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हो। हाँ शायद, पर आज मैं बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। पापा यू फाउंड द आइलैंड, देखिए वहां पर आइलैंड है। वो आइलैंड बिल्कुल किसी बैटल शिप जितना बड़ा दिख रहा है। व्हाट? इसके बाद मैं दौड़ते हुए डेक के पास जाता हूँ और अपनी दूरबीन लेकर उस आइलैंड की तरफ देखने की कोशिश करने लगता हूँ। तभी मुझे रियलाइज होता है कि वो सच में एक आइलैंड है जो कि वोल्केनिक रॉक से बना हुआ है। और तभी मेरी नजर जाती है और मैं देखता हूँ कि वहां पे लिखा हुआ है एल एम्स्टर्डम। मतलब हम बिल्कुल सही आइलैंड पर पहुंचे थे जहां हम पहुंचना चाहते थे। इवन कि हमें उस आइलैंड पर वेजिटेशन भी दिखाई दे रही थी। मतलब वहां खाने की तो कोई कमी नहीं होने वाली थी। और उस पल के लिए तो वो आइलैंड हमारे लिए दुनिया का बेस्ट आइलैंड था। हालांकि काफी ज्यादा रात हो गया था, इसलिए उस रात हम हमारे बोट पर ही बिताते हैं। हम एंकर को नीचे फेंक देते हैं और उसके मदद से हम हमारे बोट को अटका देते हैं और वहीं आइलैंड के पास पूरी रात बिताते हैं और फिर अगले ही सुबह उस आइलैंड पर उतरते हैं और उस आइलैंड के 28 इनहैबिटेंट्स हमारा स्वागत भी करते हैं। जैसे ही मैं लैंड पर उतरता हूँ, जैसे ही मैं जमीन पर उतरता हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है एंड मैं बता नहीं सकता वो फीलिंग कैसी थी। उससे अच्छा फीलिंग कुछ भी नहीं हो सकता। एंड इस तरह से हम सक्सेसफुली उस आइलैंड को ढूंढ लेते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उसे बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यहाँ पर से तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो नरेटर होते हैं वो इस पॉइंट पे बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं। वो सबसे पहले लैरी और हर्ब के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने उनकी कितनी ज्यादा मदद करी और इतने प्रेशर वाले सिचुएशन में भी वो कितनी ज्यादा चीयरफुल थे, कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और नरेटर के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने दे रहे थे। तुम्हें वो सिचुएशन याद ही होगा जब वेव ने हिट किया था और लैरी और हर्ब दोनों लगातार पानी बाहर फेंके जा रहे थे। वो बिल्कुल भी अपने कैप्टन
पे मतलब कि नरेटर पे नहीं चिल्ला रहे थे। फिर नरेटर अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं जिसने पूरे टाइम व्हील को संभाला जब वेव ने हिट किया था। तुम्हें याद ही होगा जब नरेटर उठकर अपने बच्चों को ढूंढने जाते हैं, सिप का हालत देखने जाते हैं, तब पूरे टाइम मैरी ही व्हील को संभाल रही थी। फिर नरेटर अपनी बेटी सुई मतलब कि सुजैन के बारे में सोचते हैं जिसके सर पे बहुत बड़ा सा बम्प आ गया था, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को सपोर्ट कर रही थी और उनके ऊपर प्रेशर नहीं आने दे रही थी। हालांकि बाद में चल के हमें पता चलता है कि सुजैन को रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इवन कि सुजैन के 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस भी होते हैं। फिर नरेटर अपने बेटे के बारे में सोचते हैं जिसने ये तक कह दिया था कि पापा हमें मरने से नहीं डरता अगर हम सब साथ हैं तो। और इस तरह से हमारा जो स्टोरी होता है वो एंड होता है। आई होप सो आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।